हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरटीई। क्या होता है आरटीई? बार बार सभी लोग पूछते हैं कि आरटीई के एडमिशन कब शुरू होंगे, आरटीई में एडमिशन के नॉर्म्स क्या है, उसी के साथ में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो चलिए आज के मालूमात सेंटर के इस एपिसोड में हम आरटीई की पूरी मालूमात आपको देने जा रहे हैं। मैं हूं इरफान सैयद, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वक्त पर मिलते रहेंगे। चलिए, आरटीई राइट टू एजुकेशन क्या है? ये आरटीई 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में ये बिल पास किया, इस एक्ट को पास किया। इसके तहत हर वो बच्चा जो इंडिया का नागरिक है उसको शिक्षण का, एजुकेशन का, तालीम हासिल करने का पूरा अधिकार है, उसका राइट है, और वो राइट उसको कंपलसरी देना है और उसी के साथ में फ्री देना है। तो इस वजह से आरटीई के तहत स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेके 8 तक का टोटल एजुकेशन फ्री में मिलता है और सभी के लिए मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर सवाल उठता है कि सभी के लिए मिलता है तो फिर हम क्यों स्कूल को ज़्यादा फीस भर रहे हैं? 20,000, 25, 30,000 हर एरिया के अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हर एरिया में, हर तालुका लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर स्टेट में सरकारी स्कूलें हैं जहां पर आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाता एज अ ट्यूशन फ़ी या फिर एज अ एजुकेशन फ़ी। तो ऑब्वियसली आप वहां पर फ्री में एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, अपने बच्चों को वहां पढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली और कुछ उपनगरों में सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों से अच्छी है, तो वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ जगह पर सरकारी स्कूलों का मियार या क्वालिटी एजुकेशन थोड़ा सा कम होने की वजह से लोग प्राइवेट स्कूल्स में, इंग्लिश मीडियम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन करा रहे हैं। फिर बात आती है कि उन गरीब बच्चों ने क्या करना चाहिए कि जिनके वाले पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़े, बड़े स्कूल में पढ़े, तो उसके लिए आरटीई 25%। देखिए, आरटीई एक अलग बात है, आरटीई 25% एक अलग बात है। आरटीई के तहत आपको राइट टू एजुकेशन, मतलब आपके बच्चों को पूरी तरह से एजुकेशन फ्री मिलता है। और आरटीई 25% में आपके नज़दीक के जितने भी प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, मराठी में, जैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं तो मराठी में इसको बिना अनुदानित कहते हैं, तो जितने भी अनएडेड स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, इन तमाम स्कूल्स में 25% रिजर्वेशन रखा जाता है सभी बच्चों के लिए जो आरटीई के तहत एडमिशन ले सकते हैं। इसमें 2 कैटेगरी आती हैं। एक कैटेगरी होती है जो रिजर्व कैटेगरी। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी इस तरह के रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। उसी के साथ में सेकंड कैटेगरी जो आती है वो होती है अनरिजर्व कैटेगरी। तो इसमें भी उन तमाम गरीब फैमिलीज जिनका इनकम 1 लाख से अंदर का है। देखिए, पहला मैंने जो कहा रिजर्व कैटेगरी कहा, वहाँ पर इनकम क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, इनकम लिमिट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, एनटी हो, तो आपको सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट देना है बस, तो आप इसमें रिजर्वेशन के तहत आते हैं। और सेकंड क्राइटेरिया जो मैंने बताया वो नॉन रिजर्व्ड का, जिसमें तमाम पुअर फैमिलीज जिनका इनकम, एनुअल फैमिली इनकम 1 लाख रुपए से अंदर है, बिलो 1 लाख रुपीज़ है, उन सब के लिए भी रिजर्व्ड कैटेगरी मतलब आरटीई 25% रखा गया है। थर्ड वन आता है कि अपंग या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कैसे हैं, फिजिकली वीकर सेक्शन जिसको हम कहा जाता है, कि ऐसे विकलांग जिनको जिला शल्य चिकित्सक मतलब डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन की तरफ से या फिर जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनकी तरफ से 40% से ज़्यादा का विकलांगता सर्टिफिकेट मिला है, मतलब अपंग सर्टिफिकेट, लेकिन वो 40% से ज़्यादा होना ज़रूरी है, तो उनके लिए भी इसमें रिजर्वेशन रखा गया है। अब इसको चलिए आरटीई 25% का एडमिशन किस तरह से होता है और इसमें एक लॉटरी सिस्टम होती है, तो क्या होती है, चलिए उसको हम डिटेल में करेंगे कि प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहली बात तो मान लीजिए आपके नज़दीक कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मराठी मीडियम या कोई भी अनएडेड प्राइवेट स्कूल है। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि माइनॉरिटी स्कूल्स इसमें इंक्लूड नहीं हैं।
वो तमाम माइनॉरिटी स्कूल्स, क्योंकि उनके लिए अलग राइट्स होते हैं, उनके खुद के नॉर्म्स होते हैं सिलेक्शन के, तो माइनॉरिटी स्कूल जैसे कि उर्दू स्कूल्स होते हैं तो, या फिर किसी दूसरे जैन स्कूल्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको माइनॉरिटी RT 25% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी बात बता दूं कि जितने भी 25% उर्दू स्कूल्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पर बिल्कुल भी फीस नहीं ली जाती, नाम मात्र फीस होती है। तो वहाँ पर ऐसे भी अगर RT लागू हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी वहाँ पर कम फीस में अच्छा एजुकेशन दिया जाता है। अब बात करता हूँ कि कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल जैसे होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल जिसको हम कहते हैं, तो ये भी कॉन्वेंट स्कूल जो होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में तालुका लेवल पर होते हैं, मिशनरी ट्रस्ट के थ्रू चलाए जाते हैं। लेकिन ये जो मिशनरी ट्रस्ट होता है ये तकरीबन सभी लोग क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो हमारे संविधान के तहत क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, ये सब लोग माइनॉरिटी में काउंट किए जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था जितने भी कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं तकरीबन सभी ने माइनॉरिटी सर्टिफिकेट निकाला हुआ है, रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो फिर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी RT लागू नहीं होता। फिर लागू कहाँ होता है? बाकी तमाम प्राइवेट स्कूल्स, फिर वो किसी भी मीडियम के हो, प्राइवेट स्कूल्स, अनएडेड स्कूल्स में आपको 25% के तहत एडमिशन मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको समझाने जाऊं तो किसी एक स्कूल में 100 सीट है, तो उसमें से 25 सीट जो है वो RT के तहत रिजर्व रखे जाते हैं गरीब बच्चों के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब इसमें होता क्या है कि 100 में से 25 सीट है, लेकिन इस 25 का 4% मान लीजिए, मतलब 1% ही पकड़ लीजिए, एक सीट पकड़ लीजिए, 25 का 4% विकलांग के लिए, PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व होता है। तो 25 में से एक सीट जो है उनके लिए रिजर्व है। अब बचे 24 सीट, तो 24 सीट में OBC, SC, ST, NT के कैंडिडेट्स और उसी की तरह अनरिजर्व कैटेगरी जिनके 1 लाख से कम है, इन सभी लोगों को रिजर्वेशन के तहत यहाँ पर RT में एडमिशन मिलता है। तो अब ये 24 सीट आपके पास बचे, तो 24 सीट जो हैं, इन 24 सीट में आप किस तरह से एडमिशन लेंगे? सिंपल है, देखिए ये जो नियम जो लागू हुआ है 2009 में, जैसे मैंने कहा कि एक्ट लागू हुआ, उसके बाद में पहले तो ऑफलाइन प्रोसेस थी, लेकिन 2015 के बाद में ऑनलाइन हो चुकी है। हर स्टेट की डेट्स जो है वेरी होते हैं। अब इसमें जैसे अगर आप किसी भी स्टेट के हों तो आप गूगल पे जाइए, अगर आप राजस्थान से हों तो RT राजस्थान कीजिए, तो लिखेंगे तो आपको वहाँ के राजस्थान के RT की वेबसाइट मिल जाएगी। महाराष्ट्र के लिए ये वेबसाइट है। उसी के साथ आप अदर स्टेट्स में जाएंगे तो अपना RT कर्नाटका, RT केरला लिखिए, तो तभी वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशंस और उसका डेट और शेड्यूल सब मिल जाएगा। अब जैसे महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ तो RT 25% की रिजर्वेशन के लिए ऑनलाइन लिंक होती है, इससे आपको अप्लाई करना होता है। लेकिन उससे पहले जो मैं बात कर रहा था कि 24 सीट जो है, 25 में से एक सीट तो विकलांग बच्चों के लिए होती है। अब 24 सीट पे होता क्या है, तो मान लीजिए अगर आप अर्जी डालते हैं, अर्जी डालने के बाद में उस 24 सीट के लिए अगर 24 से कम एप्लीकेशन आते हैं तो सभी को रिजर्व एडमिशन अलॉट हो जाता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आते हैं तो फिर लॉटरी सिस्टम, मतलब सभी की पर्चियां डाली जाती है, कोई एक बच्चा आकर उठाता है और जिसको फिर जो 24 सीट जिसके नाम से लग जाएंगे वो 24 का एडमिशन हो जाता है, उनको सीट अलॉट हो जाती है। अब इसमें एक क्राइटेरिया है, वो क्या है कि आपके घर से नज़दीक 1 किलोमीटर तक कौन सी स्कूल है, 1 से 3 किलोमीटर तक कौन से स्कूल है, और 3 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर कौन से स्कूल है। तो इसमें होता क्या है कि जब आप RT का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप अपना गूगल लोकेशन भी उस पर अपलोड करते हैं, मतलब आपके रेसिडेंशियल का गूगल लोकेशन। तो उसके ज़रिए पहले क्या किया जाता है कि 1 किलोमीटर के अंदर जितने बच्चे हैं उनके लिए पहले लॉटरी रखी जाती है, फिर 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के बीच, और फिर 3 किलोमीटर से ज़्यादा वालों के लिए। इस तरह से ये लॉटरी सिस्टम होता है। लॉटरी सिस्टम वहीं पर होता है जहां पर सीट से ज़्यादा अर्जियां आती है, और जहां पर कम आती है तो वहाँ पर सभी को अलॉट हो जाता है। अब इसमें 8वीं तक का एजुकेशन फ्री होता है, 1st स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जैसे कि मैंने बताया 2 ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक आप रिजर्व कैटेगरी से होंगे तो
और सेकंड क्राइटेरिया है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं हैं तो आपका इनकम जो है 1 लाख से अंदर होना चाहिए। और थर्ड वन PWD यानी विकलांग बच्चों के लिए। अब इसमें बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट ये है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक का टोटल एजुकेशन आपका फ्री होता है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है कि अगर आप RT 25% की मालूमात देखने जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ नर्सरी मतलब जूनियर KG और सीनियर KG में भी ये एडमिशन होते हैं, वहाँ पर भी फ्री होता है। लेकिन अगर आप अपने अतराफ में जितने भी स्कूल है प्राइवेट स्कूल इनको देखेंगे तो इनका रजिस्ट्रेशन जो होता है RTE में वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है, और जूनियर KG सीनियर KG इनकी एक अलग ब्रांच होती है, अलग ट्रस्ट के थ्रू होती है, या फिर उसको रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। तो इस वजह से एडमिशन तकरीबन 99% एडमिशन जो है वो RT के तहत फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू हो जाते हैं। इसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे की एज कितनी है। अब इसके लिए 31 दिसंबर ये हर साल डिसाइड किया जाता है कि मान लो अभी 2022-23 एकेडमिक ईयर है, अभी फरवरी का महीना चल रहा है, तो 31 दिसंबर 2023 को उस बच्चे के 6 साल पूरे होने ज़रूरी है। जैसे 1 जुलाई 2016 से लेके 31 दिसंबर 2017, देखिए 1 जुलाई 2016 से लेके 31 दिसंबर 2017 तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, फिर लड़का हो या लड़की हो, वो सभी इस RT 2023 के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें उनकी एज जो होता है 6 साल से स्टार्ट होकर 7 साल 5 महीने 30 डेज, 7 साल 5 महीने 30 दिन, मतलब 6 साल से लेकर तकरीबन 7.5 साल 1 महीना ज़्यादा और दिया गया है। ये तमाम बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। इससे कम वाले नॉट एलिजिबल और इस एज से ज़्यादा वाले भी एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने RT में लास्ट ईयर ट्राई किया, आपको नहीं मिला, आपने दूसरे किसी स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन ले लिया, अभी आप RT का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड चीज़, बहुत सारे इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं कि RT में एक बार एडमिशन अगर हो जाए तो क्या हम स्कूल चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। RT में एक बार जिस स्कूल में आपको एडमिशन मिलता है वहीं पर आपको पूरी पढ़ाई मुकम्मल करनी होती है। अगर आप छोड़ना चाहते हैं, स्कूल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप ले सकते हैं, लेकिन उस स्कूल में आपको फिर RT का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको फ़ीस पे करनी होगी। अब सेकंड चीज़, ये जितने भी एडमिशन्स होते हैं पूरी तरह से ये प्रोसेस ऑनलाइन है और ट्रांसपेरेंट है। इसमें आप एजेंट के ज़रिए अपने पैसे वेस्ट न करें, किसी भी एजेंट के हवाले अपने को न करें। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट स्टार्ट में अपलोड नहीं करने, सभी डॉक्यूमेंट आपको सीट अलॉट होने के बाद में अपलोड करने हैं। जब अभी आपको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी कंफर्म पता नहीं, तो क्यों डॉक्यूमेंट बनाने में पैसा वेस्ट करें। तो इसलिए गवर्नमेंट ने आपको सहूलत दी है कि अभी आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिलअप करना है, और अगर लॉटरी में आपका नंबर आता है तो आपने अपने डॉक्यूमेंट ले जाके वेरीफाई कराने हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो देखिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। फिर वो आपके ग्राम पंचायत का हो सकता है, नगर पालिका का हो सकता है, या फिर हॉस्टल में जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ है उस हॉस्पिटल का रजिस्टर्ड होता है, ANM रजिस्टर्ड जिसको कहा जाता है, उसके भी प्रिंट आप ओरिजिनल प्रिंट आप दे सकते हैं, ये एज अ बर्थ प्रूफ के तौर पर। सेकंड चीज़ आती है आपके मतलब जो बच्चा है उसके फादर का आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड या फिर रेशन कार्ड या फिर नेशनलाइज बैंक पासबुक फ़ोटो वाली, उसी के साथ में पासपोर्ट भी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर ID है। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये एड्रेस प्रूफ के तौर पर कंसिडर की जाती है। ये भी नहीं होगा तो आपके पास फ़ोन बिल हो सकता है, लैंडलाइन का, मोबाइल की बात नहीं कर रहा, लैंडलाइन का, या फिर आपका लाइट बिल हो सकता है। हाँ, इसमें एक चीज़ थी, गैस कनेक्शन को भी पिछले साल तक कंसिडर किया जाता था, लेकिन गैस कनेक्शन पे जो एड्रेस होता है वो चेंज करा के आसानी से मिल जाता है, इसलिए अब उस गैस कनेक्शन बुक को इनवैलिड किया जा चुका है, वो नहीं चलेगी। तो मैं जो कह रहा था ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो KYC डॉक्यूमेंट है, ये सभी डॉक्यूमेंट, इसी के साथ में आपकी प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट हो सकती है, वाटर बिल हो सकता है, पानी बिल जिसको हम कहते हैं, ये भी कंसिडर किया जाता है। और ये सारे डॉक्यूमेंट अगर नहीं भी होंगे तो भी रेसिडेंशियल प्रूफ के तौर पर आप अगर किराए से रहते हैं, आपका खुद का मकान नहीं है, तो आप
रेंट एग्रीमेंट को एज ए एविडेंस रेसिडेंशियल प्रूफ के सबमिट कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी है कि आपका रेंट एग्रीमेंट 1 साल पुराना होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट 1-2 महीने का ना होते हुए 11 महीने का होना चाहिए, और उसी के साथ आपका जो एग्रीमेंट होगा रेंट एग्रीमेंट वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैं नोटराइज की बात नहीं कर रहा हूँ, नोटराइज रेंट एग्रीमेंट नहीं चलेंगे। रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट जो कि दुय्यम निबंधक रजिस्ट्रार जो सरकारी होते हैं उनके थ्रू आपने ये कराना ज़रूरी है। बहुत सारे आरटी में, जैसे इस पर फिल्म भी निकली थी, आपने देखी होगी कि आरटी के तहत एडमिशन लेना है फ्री में, इसलिए अच्छे अच्छे लोग अपने एड्रेस को चेंज करते हैं, स्कूल के नज़दीक दिखाते हैं। इसलिए ये कंडीशन रखी गई है कि आपका जो एग्रीमेंट है रेंट एग्रीमेंट वो 1 साल के पहले का होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जिस वक्त आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके 1 साल का पहले का होना चाहिए, और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, नोटराइज नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एसबीसी, एसटी, एनटी, एससी, तो आपको आपके बच्चे के फादर का कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, और यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको बर्थ प्रूफ और उसके साथ में कास्ट प्रूफ, ये 2 देना है, और रेसिडेंशियल प्रूफ के तौर पर मैंने सभी डॉक्यूमेंट बता दिए। अब दूसरी जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में जो नॉन रिजर्व कैटेगरी कहा जाता है, लेकिन गरीब फैमिलीज़ है लेकिन रिजर्व नहीं है, तो उनके लिए 2 चीज़ें, ये तो बर्थ प्रूफ तो लगेगी, ये तो सभी के लिए कंपलसरी है। सेकंड, रेसिडेंशियल प्रूफ के आपका घर का लोकेशन जो है उसका पुरावा जो रेसिडेंशियल प्रूफ माना जाएगा, ये कंपलसरी है। थर्ड वन, आपको इनकम सर्टिफिकेट देना है, तो इनकम सर्टिफिकेट ये आपका तहसीलदार द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, और उसकी इनकम लिमिट जो है 1 लाख से अंदर की होनी चाहिए। अब इसमें आपको ये भी बता दूं कि अभी आपको इनकम सर्टिफिकेट निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर साल फरवरी मार्च में आरटीई का प्रोसेस शुरू होता है, और हम करते क्या है कि उसी वक्त इनकम सर्टिफिकेट निकालते हैं। तो हर इनकम सर्टिफिकेट 31 मार्च तक ही वैलिड होता है, उसके बाद में इनवैलिड हो जाता है। तो मैं सभी से कहूँगा जो आरटीई में एडमिशन के लिए अर्जियाँ डालना चाहते हैं, अपना इनकम सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद में निकालिए। अब अगर कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे का होगा तो फादर की ज़रूरत नहीं है, फादर के कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, लेकिन बच्चे का अगर आपने नहीं निकाला है तो फादर का कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट ऑब्वियसली फादर का निकाला जाएगा। अब 1-2 चीज़ें जो हमेशा क्वेरीज आते हैं, मुझे हर साल आते हैं कि अगर फादर नहीं है, डेथ हो चुकी है, तो ऑब्वियसली फादर का डेथ सर्टिफिकेट आपने जोड़ना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट है वो मदर के नाम से होंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो मदर के नाम से वो डॉक्यूमेंट होंगे, और अगर रिजर्व कैटेगरी में नहीं है तो मदर का इनकम सर्टिफिकेट आप जोड़ेंगे। अब इसमें और एक तबका आता है, कैटेगरी आती है सिंगल मदर, या फिर डिवोर्सी, या फिर मदर फादर का झगड़ा हुआ है, केस चल रही है, अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे बच्चों का क्या होगा। तो इसमें एक सिंपल सी बात है, अगर मदर फादर में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा चल रहा है, कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो आप उसका एविडेंस दे सकते हैं, और बच्चा अगर मदर के पास है तो वो एविडेंस के ज़रिए अपने मदर के डॉक्यूमेंट पर एडमिशन ले सकता है। मतलब यहाँ पर सीधा जिस तरह से अगर डेथ होती है हस्बैंड की, मतलब फादर की डेथ होती है, तो मदर के नाम से सभी डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर डिवोर्स हो चुका है तो मदर के नाम से सभी डॉक्यूमेंट चल जाएंगे, लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ है, कोर्ट मैटर चल रहा है, तो ऐसे वक्त में भी मदर के डॉक्यूमेंट चलेंगे, लेकिन एविडेंस चाहिए कि आपका कोर्ट मैटर चल रहा है। अब यहाँ पर और एक चीज़ आ जाती है कि कुछ बच्चे अनाथ होते हैं, ऑर्फन होते हैं, तो ऐसे केस में जो अनाथालय होता है उनका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा, और अगर वो बच्चे अनाथालय में नहीं रहते तो उनके लिए जो भी उनको दत्तक लेता है या फिर जो उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो ऐसे लोग उनको एज अ पालक के तौर पर इनकम सर्टिफिकेट अपना दे सकते हैं। अब इसकी फॉर्म भरने की प्रोसेस सिंपल है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि डॉक्यूमेंट किस तरह से, तो इसका एक वीडियो भी मैंने बनाया है कि हाउ टू फिल आरटी फॉर्म, आप उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा हूं, और वो आप देख सकते हैं। फॉर्म जब भी शुरू हो जाएंगे, ऑब्वियसली फरवरी मार्च में स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप उसको भरिए, और उसके बाद में अगर आपको सीट अलॉट होती है तो वो बेनिफिट उठाइए। इसमें एक ये चीज़ भी होती है कि 25 सीट्स होते हैं, मान लीजिए 100 में से 25 सीट रिजर्व है, तो 25 सीट अगर अलॉट होते हैं तो 25 वेटिंग में भी होते हैं, अगर उतनी अर्जी आई है। अगर उसमें से कोई बच्चा
नहीं जाता, आरटी का बेनिफिट नहीं उठाता, दूसरे स्कूल में एडमिशन लेता है, तो वो सीट जो वैकेंट होती है वो वेटिंग लिस्ट में जो सबसे ऊपर रहेगा उसको वो सीट मिलेगी। इसके फॉर्म आप खुद भी भर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है तो अपने घर पे से फिलअप कर सकते हैं, या पर किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर कर सकते हैं, किसी भी सेवा केंद्र से जाकर कर सकते हैं। और अगर ये सब सुविधाएं आपके वहाँ मौजूद नहीं है तो मालूमात सेंटर के ऑफिस से भी हम आपका फॉर्म फिलअप करके दे देंगे। ये जो नंबर है ये हमारे ऑफिस का नंबर है। इस नंबर पर आप डॉक्यूमेंट अगर व्हाट्सअप कर देते हैं आपके, तो फॉर्म फिलअप करके आपको उसकी PDF शेयर की जाएगी। और भी इसी तरह की इम्पॉर्टेंट और अहम और ज़रूरी मालूमात के लिए मालूमात सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मिलते हैं हम इसी तरह की एक अच्छी और दूसरी ज़रूरी मालूमात के लिए अगले वीडियो में। जय हिंद।